हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का प्रोज पढ़ाने वाले हैं और इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रोज जो हमारा है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बहुत ही बेहतरीन ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें की जानकारी लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और हम आपको समझाएंगे भी बिल्कुल हिंदी में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि इस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मेन पॉइंट्स आखिर इस लेसन में, इस बुक चैप्टर में महात्मा गांधी ने जो ये ऐसे लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आखिर इस चैप्टर में मेन पॉइंट क्या है। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में किस विषय पर, किस विषय वस्तु पर, किस ऑब्जेक्ट पर बात की गई है जिसके बारे में ये लेसन डिक्लेयर्ड है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑथर मतलब लेखक होता है, सभी जानते हैं। हम लोग सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें इनके जो ऑथर हैं वो कौन है और उनका वर्क क्या था, साथ ही साथ उनकी क्या सोच रही है, उन्होंने अपना किस प्रकार का विचार इस चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा सिविलाइजेशन, यानी ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, चूँकि इसी टॉपिक पर सिविलाइजेशन पर ही जो है ये चैप्टर बेस्ड है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसमें सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये दो मेन पॉइंट है जिसको डिटेल किया गया इस वीडियो में। और इस चैप्टर में भी महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें कही है। तो इसमें ये जानेंगे कि सिविलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, यानी सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, इसका टाइप क्या है। उसके कुछ टाइप्स में मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन। इन सभी सिविलाइजेशन के बारे में इसी वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे और इनसे रिलेटेड बहुत ऐसे पॉइंट्स, बहुत से टॉपिक आएंगे जिसको आप बहुत बारीकी से जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी चैप्टर का है कल्चर। जैसा कि मैंने पहले भी अभी तुरंत कहा कि कल्चर इसका बहुत ही मेन पॉइंट है। तो इसमें कल्चर का डेफिनेशन क्या होता है, कल्चर का रिलीजियस सिस्टम, यानी कल्चर में क्या रिलीजियस सिस्टम होता है, किस तरीके का होता है, हम कल्चर का अर्थ क्या लगा पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। दूसरा, इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा है एंशिएंट पीपल। नो डाउट, चूँकि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें एंशिएंट पीपल के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। एंशिएंट पीपल से रिलेट किया गया है हमारे सिविलाइजेशन को और उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी एंशिएंट पीपल का, यानी हमारे फोर फादर्स का, हमारे पूर्वजों का लाइफ स्टाइल कैसा था। एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि हमारे एंशिएंट पीपल का वर्किंग सिस्टम क्या था, वो किस प्रकार से काम करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या था। ठीक है, तो ये सारे हमारे इस चैप्टर में होने वाले हैं टॉपिक, जिसको आप पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। और यकीन मानिए कि इन सारे टॉपिक्स को अगर आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन हो जाए तो आप यकीन मानिए, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो चैप्टर में आता भी है और साथ ही साथ आगे आपका अप्रॉक्स 3 या 4 महीने के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग होगा, इसका क्वेश्चन एंड आंसर और इसका समरी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, हम आपको इस तरह से इसका डिटेल करेंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव इसका छूटेगा नहीं, ना ही इसका कोई क्वेश्चन आंसर आपसे छूटेगा। अगर समरी भी लिखने कहा दिया जाए तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इनकी समरी, इसका क्वेश्चन आंसर और इनका ऑब्जेक्टिव्स का बिल्कुल सही से जवाब दे सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए चलते हैं एक एक टॉपिक पर। आइए जानते हैं इस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर यानी लेखक महात्मा गांधी के बारे में। जैसा कि आपके बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है
कि गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। यानी गांधी जी का जन्म, ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर। और ये पोरबंदर कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। दूसरा पॉइंट है महात्मा गांधी के बारे में, ही इज पॉपुलरली नॉन, मतलब काफ़ी विख्यात प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं, क्या? बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बापू तो सभी जानते हैं, द फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। क्या होता है? राष्ट्रपिता, यानी हमारे ये राष्ट्रपिता के रूप से भी प्रसिद्ध थे। तीसरा पॉइंट है महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब सभी जानते हैं राजनीतिक, लेकिन कहता है कि पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा थे वो। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक नेता। नेता तो थे, लेकिन कैसे थे? आध्यात्मिक थे। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी को भगवान के विषय पर, यानी भगवान पर, और क्या बोलते हैं कि मानव सेवा में, समाज के कल्याण के लिए हमेशा निरंतर रहते थे, और इन सारी चीज़ों में इन्हें विश्वास था, इसलिए इन्हें स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है। दूसरा यानी चौथा पॉइंट हमारा है, महात्मा गांधी इज आल्सो नोन एज ए ग्रेट थिंकर एंड ग्रेट मास्टर ऑफ एडियोमेटिक इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आई थिंक इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले एग्ज़ाम में इससे ज़रूर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ग्रेट थिंकर का मतलब होता है महान विचारक, ठीक है। और दूसरा है ग्रेट मास्टर ऑफ एडियोमेटिक इंग्लिश, यानी एडियोमेटिक का मतलब होता है मुहावरेदार। क्या होता है? मुहावरेदार अंग्रेजी के ये मास्टर थे, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन था इनका, और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी था, जिनके आधार पर इन्होंने बहुत सारे वर्क भी किए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश के फील्ड में, लिटरेचर में किए हैं, पोएम में किए हैं, ऐसे में किए हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड पांचवा पॉइंट है महात्मा गांधी के बारे में कि ही डाइड, यानी इनकी मृत्यु हो गई एट द हैंड ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है सरफिरा। क्या होता है? सरफिरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जिसमें पता नहीं उनकी क्या ऐसी वजह बन गई कि उन्होंने 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोलियों से भून दिया, और जहाँ पर ये शहीद हो गए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक महात्मा गांधी के बारे में, जिनके जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर हैं, उनके विषय में ये 5 पॉइंट, आई थिंक ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएगा एग्ज़ाम में, वो आपका छूटेगा नहीं। आइए चलते हैं महात्मा गांधी के द्वारा किए गए वर्क को जानते हैं कि उन्होंने आखिर और क्या क्या वर्क किया है जो इस चैप्टर में वर्णित है। तो आइए देखते हैं द वर्क ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो वर्क है, इसमें सबसे पहला वर्क जो इस चैप्टर में डिटेल किया गया है कि गांधी जी कैम टू चंपारण इन 1917। ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी कैम टू चंपारण इन 1917 फॉर द फार्मर्स इन बिहार। फॉर द फार्मर्स इन बिहार। बिहार में कहाँ आए थे? चंपारण। कब आए थे? 1917 यानी 1917 में। कहाँ आए थे? चंपारण। कब आए थे? 1917 में। वेयर, क्यों आए थे भाई? वेयर द फार्मर्स वेयर फोर्स्ड, यानी किसानों को ज़बरदस्ती कराया जाता था। क्या? यील्ड मानो उपज या खेती। क्या कराया जाता था? इंडिगो ऑन देयर 15% ऑफ ऑन लैंड, यानी किसानों के 15% अपनी भूभाग का 15% भूभाग पर नील की खेती कराई जाती थी अंग्रेज़ों के माध्यम से। कहाँ पर? चंपारण में। हालांकि कराया तो जाता था पूरे बिहार में ही,
कई जगह पर इंडिया में कराया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी पहली बार बिहार के चंपारण में आए थे 1917 ईस्वी को। इस किसानों का, जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, उनके हेल्प के लिए। दूसरा इनका जो वर्क था, ही यूज्ड, यहाँ पर यूज्ड होगा, ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब क्या हो गया? सत्य और अहिंसा। आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो उपयोग किया है एज ए चीफ विपन, बहुत ही साधारण सा शस्त्र, सरल शस्त्र का इस्तेमाल किया था। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। कहाँ पर? इंडिया में। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में या इंडियंस पर बहुत सारे अत्याचार किए और बहुत ऐसे रूल्स लगा दिए थे जिनके आधार पर इंडियन का जो उनका जो राइट था, बर्थ राइट, वो भी उनके हाथों में नहीं था। इनका तीसरा वर्क जो है, हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा। ध्यान दें, यानी खुद के बारे में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है बुक का? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरी खोज। इस बुक को महात्मा गांधी ने लिखा था, इसी बुक को हम लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं। यानी महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। स्वयं लिखा किसने था? महात्मा गांधी ने, जिसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ रिसर्च के बारे में लिखा था, सत्य के भी साथ में। और साथ ही साथ कहते हैं कि द न्यूमेरियस आर्टिकल, मतलब ढेर सारे, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अभिलेख, लेख यंग इंडिया के लिए लिखा। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये द वर्क ऑफ महात्मा गांधी भी आपको समझ में आया होगा। और इस जगह से भी जितने भी आपको मैंने हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है, हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है, वे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं वीडियो में आगे महात्मा गांधी के बारे में। अभी महात्मा गांधी का कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है जिसमें महात्मा गांधी के सोच के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बना लें और एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगा। आइए अब चलते हैं थॉट ऑफ महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी का क्या सोच था, क्या हमें संदेश देना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। कुछ ऐसे फैक्टर पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और इस लाइन का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ऐसे पॉइंट्स को हम देखते हैं जो यकीन मानिए वो महात्मा गांधी की सोच है और वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी वैसा करते थे और हमें ये सलाह भी देते हैं और इस ऐसे के माध्यम से देखते हैं। पहला इनका जो सोच था, जो कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस्ट फार्मूला ऑफ हैप्पी लाइफ। बिल्कुल सही। सिंपल लिविंग माना सबसे आसान तरीका, यानी कि आप कह सकते हैं सादा जीवन। एंड हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार। सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन, साधारण जीवन। हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार इज़ द बेस्ट फार्मूला ऑफ हैप्पी लाइफ। कितना सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि खुशनुमा ज़िंदगी जीने का जो सबसे बेस्ट फार्मूला है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये महात्मा गांधी ने कहा और महात्मा गांधी द्वारा कही गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनकी जो अगली सोच 2 नंबर कह रहे हैं, हैप्पीनेस इज़ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। मानसिक स्थिति, मेंटल मतलब पागल नहीं, मानसिक स्थिति। ठीक है, तो खुशियाँ जो होती है वह बड़े पैमाने पर भी मानसिक स्थिति है। कहता है कि हमारे मन में, हमारे विचारों में जिस प्रकार की भावनाएं होंगे हमें उसी लेवल का खुशी मिलेगा। ठीक है, तीसरा इनका जो सोच था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रेस्टलेस बर्ड यानी बेचैन, बेचैन पक्षी। महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। क्यों? यहाँ कहते हैं क्योंकि द मोर इट गेट्स, गेट्स का मतलब होता है जितनी इनकी चाहत होती है, यानी जितना ही ये प्राप्त करता है उतना ही अधिक इनकी चाहत बढ़ती है।
एंड और क्या होता है अंततः स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और अंततः ये असंतुष्ट ही रह जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आज हमारे पास अगर साइकिल है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो जाए, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कार हो जाए, और कार आ जाती है तो सोचते हैं एरोप्लेन आ जाए। तो कहने का मतलब है हमारी इच्छाएं बहुत ही असीमित है, हम जितना भी अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे वो और भी उतनी तेज़ी से वो और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अगला पॉइंट है ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज, देखिए ये जो पॉइंट है चौथा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते महात्मा गांधी कहते हैं कि ए मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी, ये आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति खुश होंगे क्योंकि वह अमीर हो, यानी कि जो व्यक्ति अमीर होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वह भी क्या हो, वो हैप्पी हो यानी खुश हो, या और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, यानी गरीब हो और वह दुखी होगा, नाखुश होगा, अपने जीवन से असंतुष्ट होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि कई बार देखा गया रिच व्यक्ति भी क्या होते हैं, अनहैप्पी, दुखी पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति गरीब हैं सिर्फ उन्हीं के पास कष्ट है, उन्हीं को दुख है। दुख तो हर इंसान के साथ में है, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, किसी को थोड़ा कम दुख है तो किसी को ज़्यादा दुख है। इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि हम अगर रईस हैं, हम अगर अमीर हैं, हम अगर रिच हैं, हम अगर रॉयल फैमिली से हैं तो हमारी कोई इच्छाएं नहीं होगी, अगर हमारी इच्छाएं हैं तो कष्ट है, इतना श्योर रखिए। वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि द रिच आर ऑफन सीन अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को क्या देखा जाता है, बहुत ही खुश। देखिए एक्चुअली ऐसा, चूँकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ऐसा हम लोगों ने देखा है और हम लोग देखते भी हैं कि गांव के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी बस इतनी इच्छा होती है कि हमारे पास एक रहने के लिए घर हो जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं और हमारे बाल बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करें, और हम बस अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से परिवार के साथ जी लें। उनकी कई बार ऐसी सोच होती होगी कि हमारे पास भी बहुत सारा धन संपत्ति हो, लग्जरीज लाइफ हो, लेकिन वह इतना सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी डेली रूटीन वर्क में ही व्यस्त रहते हैं, और जो उनकी बेसिक लिमिट्स हैं, बेसिक इच्छाएं, बेसिक डिज़ायर्स है, बस वो कंप्लीट करने के में ही उनकी पूरी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। तो लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती है जो वो मेहनत के बल पर उसको पूरा करते हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है इस चैप्टर का, लिखें कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल हार्मोनी का क्या मतलब है, भौतिक सुख एंड कंफर्ट और आराम। ध्यान दीजिएगा कि कुछ हद तक ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी यानी भौतिक सुख सुविधाएं और आराम जो है कुछ हद तक नेसेसरी, ये क्या है, कुछ हद तक सही है, कुछ लेवल तक सही है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित सीमा के ऊपर इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, ये काफ़ी नुकसानदायक होता है, इंस्टीड ऑफ हेल्प, मदद करने के अपेक्षा। मतलब कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत सारे लोगों से दोस्ती किए, बहुत सारा धन संपत्ति बना लिए, सही है, ये जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कई बार ये नुकसानदायक साबित भी होता है। कहिए कैसे? क्योंकि जब कभी कई ऐसे दोस्त हमारे बन जाते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा दोस्त जो हमारे लिए इम्फास्टर यानी धोखेबाज हो जाता है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और दूसरी बात कि अगर अधिक धन होता है तो उसे लूटे जाने का भी डर रहता है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है आगे चल करके। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जो 5 पॉइंट इस टॉपिक का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात एक चीज़ बता दूँ कि ये 5 पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 5 में से कोई भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। खास करके आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें इस लाइन को कोई एक लाइन उठा करके पूछ देगा आपसे कि इसको एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन आप तभी करेंगे कि जब आपको ये पता रहेगा कि ये सारे पॉइंट किस चैप्टर का है और इसके ऑथर कौन है, किन्होंने ये
चैप्टर में कि इन्होंने ये सारी बातें कही है। तो कुल मिलाकर ये पांचों पॉइंट्स जो आप लोगों ने पढ़ा, इनका बेस्ट कंक्लूजन क्या है कि आवर डिज़ायर्स आर और वांट्स शुड बी इन लिमिट। हमारी इच्छाएं जो होनी चाहिए और हमारी जो चाहत होनी चाहिए वो लिमिट होना चाहिए, अनलिमिटेड डिज़ायर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले ही कहा ना कि मनुष्य का मन एक बेचैन पक्षी है। हम अपनी इच्छाओं को जितना बढ़ाएंगे ये उतना ही बढ़ेगा और अंततः क्या मिलेगा? अनसेटिस्फैक्शन। एंड वी शुड डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। हमें ऐशोआराम की ज़िंदगी और खुशनुमा ज़िंदगी का थोड़ा त्याग करना चाहिए, क्योंकि हम आप जितना ज़्यादा अपने आप को मेहनती बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। ऐशोआराम करने की ज़िंदगी जीने से हमारी ज़िंदगी सार्थक साबित नहीं हो सकती है। ये पॉइंट महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस एसे में। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसका अगला पार्ट, महात्मा गांधी ने सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी कहा है इस वीडियो में नहीं है, और जस्ट कुछ ही देर में आपके पास नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें महात्मा गांधी ने सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या कही है, जिसका बेस्ड है ये चैप्टर। ठीक है, वो सारी चीज़ आपके पास मिलने वाला है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।